बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। हमारी आज की डिस्कशन फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ क्रिस्टल और मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के बारे में है। ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 का थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर को भी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स अगर अप्लाई करनी है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पर तो इलेक्ट्रॉन पे कौन से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई करती है क्वांटम मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उस पे वो किस तरह की होगी एटम के अंदर। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एटम को मॉडल करते हैं एज ए पोटेंशियल वेल, और सिंप्लिसिटी के लिए हम स्टडी करेंगे एग्जांपल वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की। तो पोटेंशियल वेल का आंसर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन का एटम में बिहेवियर जो है उसके बारे में इंडिकेट करेगा। तो वेल से हमारी मुराद एक्चुअली रियल क्रिस्टल है। तो वेल की अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो फिर हम एटम को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा और क्वांटम मैकेनिक्स पर क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करती है। सबसे पहले पोटेंशियल वेल को डिफाइन करना है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में जो है वो स्टडी किया है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। सो यहाँ हमारी मुराद जो है वो पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में ट्रैप करते हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनसाइड द पोटेंशियल वेल। तो पोटेंशियल वेल को पहले डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल वेल क्या है, उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है। जिसका भी माइक ओपन है काइंडली म्यूट कर लें। assume that potential energy within the well is zero। ये यहाँ पे हमने जो है उसको ज्योमेट्रिकली ड्रा भी किया है। ये वेल के अंदर का जितना भी रीजन है इसको हम अज्यूम करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो, ठीक है। और ये दो जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ए, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वी नॉट है, ठीक। और अगर हम इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो है कंसीडर करते हैं, अगर हम इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के तौर पर कंसीडर करते हैं तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल वी नॉट इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो ऐसा ही एक केस जो है वो हम लेते हैं। दोनों तरह देखा जा सकता है कि वी नॉट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है और फाइनाइट पोटेंशियल वेल के केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो इस ज्योमेट्री से देख सकते हैं डायमेंशन या विड्थ जो है पोटेंशियल वेल की वो ए है। जैसे ये टू डायमेंशनल व्यू में भी आप देख सकते हैं, ये आप देखें ये एज एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है और ये एक्स इज इक्वल टू ए पर है। तो इसको लिखा जा सकता है रीजन, दो रीजन्स हैं, एक जहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट है और दूसरा रीजन जो इनसाइड द दीज बैरियर्स है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। उसको आप डिफाइन कर सकते हैं वी नॉट दो डिफरेंट जगहों पे है, एट एक्स लेसर इक्वल टू जीरो। ये देखें ये जीरो है इससे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए। तो इसके दरमियान का जो रीजन है एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन ए का जो रीजन है वहां पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है। दिस इज अ पोटेंशियल वेल, ठीक है। इसी चीज को आपने जो है वो ज्योमेट्रिकली भी ड्रा किया है, डिफाइन भी किया है, पोटेंशियल की फॉर्म में भी हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम में से सब लोग जानते हैं कि पोटेंशियल वेल क्या चीज है, उससे क्या मुराद है, और पोटेंशियल वेल में फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या कंसेप्ट है। अब हम अज्यूम करते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रैप्ड है, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल, या हमारे केस में वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। सो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स
की मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, उनके वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, उनकी एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो इस रीजन में इनसाइड द दीज टू बैरियर्स, जहाँ पोटेंशियल जीरो के बराबर है, ये हमारे पास जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है। E माइनस वी होता है, ये V की वैल्यू जो है हमने जीरो के बराबर पुट की है। एनर्जी वाली E वाली टर्म जो है वो हमारे पास मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को आपने जीरो पुट किया है। सो श्रोडिंगर इक्वेशन आप सारे जानते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो जिस तरह किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द पोटेंशियल वेल, उसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसका जनरल सोल्यूशन जो है वो एक पीरियाडिक फंक्शन होता है ऑफ द फॉर्म साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ये भी एक पीरियाडिक फंक्शन है, एंड बी कॉस के एक्स। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, जिसमें ए और बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनकी वैल्यू आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही हमारा मेन टास्क भी है आज का। तो सबसे पहले हम अपना बुनियादी मकसद जो है उस पर जाते हैं। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके ए और बी जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इस गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, बहुत सिंपल है इस बाउंड्री कंडीशन को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस जगह पे। तो चूंकि यहाँ से बैरियर स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन इससे आगे नहीं जा सकता, क्लासिकली तो बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो देन आप समझेंगे कि यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो जीरो होगी। तो जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो है वहां पे साई की वैल्यू भी जीरो है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो साई इज इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू जीरो को पुट करें और साई की वैल्यू को जीरो पुट करें तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो। ठीक है, सो ये टर्म जो है ये वैसे जीरो हो जाएगी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पहले से जीरो है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो आपके पास इक्वेशन बनेगी बी कॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो। कॉस जीरो तो जीरो नहीं होता। अब बी कॉस जीरो अगर जीरो है तो दोनों में से एक चीज जो है उसने जीरो होना है, या बी जीरो होगी या कॉस जीरो ने जीरो होना है। तो हम जानते हैं कि कॉस जीरो जो है वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि बी जो है, ये बी जो है हमारे पास, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रोडक्ट में अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू में जीरो होना है तो उसके लिए जरूरी है कि या बी जीरो हो या कॉस के एक्स जीरो हो। तो cos के एक्स तो जीरो नहीं होता, cos जीरो जीरो नहीं होता बल्कि वन के बराबर होता है। इसका मतलब b की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए। ठीक है, तो इस तरह आपने एक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, b इज इक्वल टू जीरो, हेंस साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो आपकी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्म ले लेती है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। क्योंकि b की वैल्यू जीरो है उसने सेकंड टर्म को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। अब आप दूसरे एंड पे आ जाए, दूसरी बाउंड्री पे आ जाए। दूसरी बाउंड्री है एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ फिगर में देखें, ये आपकी दूसरी बाउंड्री है एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो इक्वेशन आपके पास मौजूद है सिंप्लीफाइड, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। इस इक्वेशन में आप एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दें। ठीक है, सो दैट विल बी साई इज ए साइन के ए इज इक्वल टू जीरो। साई ने तो जीरो ही होना है बाउंड्री पे। ठीक है, सो अगर साई जीरो है बाउंड्री पे तो ए साइन के ए इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो इसमें कौन सी टर्म जीरो हो सकती है, कौन सी जीरो नहीं हो सकती। सो क्या ए जीरो हो सकता है? अगर ए भी जीरो हो जाएगा तो आपका जनरल सोल्यूशन जीरो के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो इसका मतलब अगर बी जीरो है तो अब ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं हो सकता। तो अगर ये प्रोडक्ट जो है ये जीरो के बराबर है तो इसका मतलब इसमें ये जो साइन फंक्शन है ये जीरो के बराबर होगा। सो यू कैन राइट साइन के इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। ये साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा कब जीरो हो सकता है? जब आपके पास जो एंगल है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, एन पाई के बराबर हो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि के ए इज इक्वल टू एन पाई या के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए। वेरी सिंपल। सो के की आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको बताएंगे कि वाकई वेव फंक्शन जो है आपका एक पीरियाडिक वेव फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, n जीरो जो है ये अलाउड नहीं होता। और n जीरो का मतलब है वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस रीजन के अंदर इनसाइड द पोटेंशियल बैरियर हमारा वेव फंक्शन होगा साई n इज इक्वल टू ए साइन n पाई x ओवर ए। जस्ट आपने क्या किया है, k की वैल्यू को पुट कर दिया है इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे n पाई और a और x पहले से मौजूद था। सो साई n इज इक्वल टू a n पाई x ओवर a। क्योंकि n वेव फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए साई के साथ जो है वो n इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि n इंटीजर है और इसकी कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n हो सकती है। और ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वेव फंक्शन जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी स्टेट्स को, और हर साई n से करस्पॉन्ड करती है एक एनर्जी की स्टेट ई एन। ठीक है, सो हर एनर्जी स्टेट के लिए जो ट्रैप्ड पार्टिकल की बाउंड पार्टिकल की होगी उसके लिए अलग वेव फंक्शन होगा आपके पास, साई वन ई वन, साई टू ई टू, साई थ्री ई थ्री, एन की जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज जो है वो अवेलेबल होंगी, जिनको आप जो हमारी ओरिजिनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी इसका ये सोल्यूशन आपने निकाला है, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिफाइन किया था, उसको यूज करके एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि आपके पास ये हमने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसे कैलकुलेट करना सिंपल है। दो चीजें जहन में रखेंगे, ये साई एन की वैल्यू लें और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ जहाँ जहाँ पे साई है उस वैल्यू को पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सिर्फ एक वेरिएबल इसमें एनर्जी मौजूद है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप बहुत आसानी से ई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सादा सी कैलकुलेशन है, आप खुद से जब इसे ट्राई करेंगे सो यू फाइनली अप्रोचेस टू दिस आंसर। ई एन इज इक्वल टू एच स्क्र के स्क्र और 8 पाई एम, 8 पाई स्क्र एम, या एच स्क्र एन स्क्र, एच स्क्र एन स्क्र और 8 एम स्क्र। अब इंफॉर्मेशन जो यहाँ से हमें मिल रही है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है जी? द बाउंड इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो एन पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी की वैल्यू एन पे डिपेंड कर रही है। तो एन की वैल्यू इंटीजर होनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो ये हमें मेंशन करता है कि ये डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज रखेगा। ई जो है E1 जो है उसमें N1 आ जाएगा, E2 जो है उसमें N2 आ जाएगा, E3 में N इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। तो इससे ये पता चला कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है इसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं रखता जब ये बाउंड स्टेट में होता है। और उसके अलावा लोएस्ट एनर्जी अगर आप पार्टिकल की डिफाइन करें, द पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, इट इज गिवन बाय, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा E1 इज इक्वल टू एच स्क्र और 8 एम स्क्र। ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यू है एच स्क्र और 8 एम स्क्र, ये आपके ओरिजिनल फार्मूला में भी मौजूद है।
ठीक है। इस फार्मूला में एच स्क्वायर और 8m ए स्क्वायर को अगर E1 के बराबर पुट कर दें सो En विल बी इक्वल टू n स्क्वायर E1 के बराबर आ जाएगा, जो कि एक बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पुट करते जाए, आप किसी भी बाउंड स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब तमाम एनर्जी लेवल्स को आपने फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी है उससे रिलेट कर दिया। जी, तो हम बात कर रहे थे कि दो कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स अगर ले लिए जाएं तो उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप से। तो बहुत सिंपल, एक आपने एनर्जी लेवल लिया है n और दूसरा लिया है n+1। तो n के लिए आपके पास एनर्जी की वैल्यू आएगी n स्क्वायर E1 और n+1 के लिए आ जाएगी n+1 स्क्वायर E1। दोनों का डिफरेंस लें, इसको स्क्वायर को खोल के सिंप्लीफाई करें तो दैट विल बी 2n+1 E1 के बराबर आ जाएगा। अब जरा इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देखें। तो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रखता है, उसके लिए एनर्जी का रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है। उसी रिलेशनशिप को यूज करके आप उसकी एनर्जी की वैल्यू को गैस कर सकते हैं। n=1 के लिए आपके पास एनर्जी की वैल्यू E1 है। ठीक है, n=2 n स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा 4E1। n=3 ये हो जाएगा 9E1। n=4 दैट विल बी 16E1 एंड सो ऑन। आप फर्दर भी लेवल्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। अब जरा इसका एनालिसिस करें तो बहुत क्लियर हमें एक पिक्चर में देखें तो चीजें नजर आ रही हैं। जो एडजेसेंट लेवल्स के दरमियान फर्क है एनर्जी का वो कांस्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप E2 और E1 का अगर डिफरेंस लें तो दैट विल बी इक्वल टू 3E1 और आप E3 और E2 का अगर डिफरेंस लेते हैं सो 9 - 4 दैट विल बी 5E1। और इसी तरह अगर आप E4 और E3 का डिफरेंस लेते हैं तो 16 - 9, ठीक है, तो इट इज 7E1। तो इससे ये पता चला आपको कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं तो जो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होती जाती है। ठीक है, तो जो लो लाइंग एनर्जी लेवल्स हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं और जो हाई लाइंग एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं। तो ये तो एनर्जी लेवल का एक हमारे बेसिक कंसेप्ट। सो क्वांटम मैकेनिकली जो बाउंड पार्टिकल है वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं रख सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है पोटेंशियल वेल के अंदर तो वो डिस्क्रीट एनर्जी रखेगा, उसकी डिस्क्रीट एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, उसमें यही बिहेवियर नजर आएगा जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, उसके एडजस्टेंट एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पेसिंग जो है वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, सो यही थ्योरी एज इट इज इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगी अगर वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के साथ बाउंड होगा तो उसके एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होंगे, डिस्क्रीट होंगे। ठीक है, और फर्दर आप जो है वो अगर एक को कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रॉपर वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए तो हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में आप देखते हैं कि एक रीजन आपने डिफाइन कर दिया है, आप श्योर हैं कि उसमें पार्टिकल मौजूद है, तो उस रीजन में उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड रिलेशन है फॉर वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो ये आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से a के दरमियान p ऑफ x dx, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इट शुड बी 1 अगर पार्टिकल जो है उस रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो प्रोबेबिलिटी p ऑफ x जो है वो साई मॉड स्क्वायर के बराबर होती है, साई कॉन्जुगेट के बराबर होती है। तो उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, साई मॉड स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, राइट। तो वेव फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें, वो था साइन a साइन n पाई x ओवर a। तो यहाँ पे चूंकि उसका स्क्वायर है सो a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a dx इज इक्वल टू 1, राइट।
सो ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। बाकी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप इस्तेमाल किया है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2n पाई x ओवर a, डबल एंगल फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया है, इज इक्वल टू 1। सो ये आपके पास रिलेशनशिप है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये 2 को जो है वो हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट कर दिया, 1 के इंटीग्रल जो है वो x आ गया, और इस दूसरे पार्ट की इंटीग्रेशन जो है वो ये आपके पास मौजूद है। और इसकी राइट हैंड साइड अगेन स्टिल 1 के बराबर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो लिमिट्स हैं a और 0 ये अप्लाई कर देनी है इस इंटीग्रल पे, तो आपके पास यकीनन अब a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। लेट्स सी, ये रिलेशनशिप था। इसमें अगर आप देखें सेकंड टर्म जो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन की है वो 0 हो जाएगी, चाहे आप उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करें या x इज इक्वल टू a पुट करें। तो ये जो सेकंड टर्म आपको नजर आ रही है, अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 के बराबर होता है। अगर आप इसमें a पुट करते हैं तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, यह एंगल बनेगा साइन 2n पाई। तो इवन एंगल बनेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, साइन पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, साइन की कोई भी वैल्यू हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो उस पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो सेकंड टर्म तो हमेशा 0 रहेगी इन लिमिट्स के लिए, a के लिए और 0 के लिए जो आपके पास मौजूद है। तो बाकी क्या बचा, a स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो 0 वाली टर्म पे तो 0 हो जाएगी वैल्यू, और जब आप a पुट करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर स्मॉल a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यही आपने जो है वो अलहदा कर लिया, a स्क्वायर स्मॉल a, ये लिमिट से आपने x की जगह पुट किया है, ओवर 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 ओवर a। ठीक है, तो ये दूसरा कांस्टेंट b तो 0 था, a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। तो वही जो आपका इनिशियल वेव फंक्शन था, साई n इज इक्वल टू a साइन n पाई x ओवर a, उसमें a की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a। सो ये आपका अल्टीमेट सोल्यूशन है वेव फंक्शन के लिए उस इलेक्ट्रॉन का, जो कि 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में ट्रैप्ड है। सो वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब बहुत सिंपल है, x की वैल्यूज को वेरी करके आप वेव फंक्शन की वेरिएशंस को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। वेव फंक्शन आपके पास मौजूद है, x 0 पे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a पे आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इन बिटवीन दरमियान में लाइक यहाँ पे सेंटर में आप पाई बाई 2 पे इसको चेक कर सकते हैं। तो x की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे, डिफरेंट रीजन्स में आप x की वैल्यूज को देखेंगे, उसके लिए वेव फंक्शन को ड्रा करेंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस है आपका वेव फंक्शन का फॉर n इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 1 अगर आप लेते हैं तो दैट करस्पॉन्ड्स टू E1 लोएस्ट एनर्जी का केस है। इसमें वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा सेंटर में, और दोनों एजेस पे जो वेव फंक्शन 0 होगा। वेव फंक्शन के लिए क्लियर है, अगर टनलिंग नहीं हो रही, क्लासिकल अप्रोच ले रहे हैं, या इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है जिसमें टनलिंग नहीं हो सकती, तो स्ट्रेट अवे आप कह सकते हैं कि बाउंड्री पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो तमाम केसेस में बाउंड्री पे हमने वेव फंक्शन की वैल्यू को 0 शो किया, राइट। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 अगर आपने यूज किया है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 यूज किया है, तो अब x की वैल्यू डिसाइड करेगी कि साइन फंक्शन जो है वो आपको क्या वैल्यू देता है। तो आपके पास ये साइनोसाइडल वेव आएगी फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, और n इज इक्वल टू 3 के लिए आपके पास ये वेव आएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू को बढ़ाते हैं, वेव फंक्शन के आप देखें ज्यादा क्रस्ट और टर्फ जो है वो आपको शो हो रहे हैं। तो सिर्फ वेव फंक्शन से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द पोटेंशियल वेल फॉर द इलेक्ट्रॉन, जो हमें इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है।
सो सिंपल है, पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साई एन स्क्वायर डी एक्स। सो साई एन की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है। सो पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपने साई स्क्वायर डी एक्स कर लिया। यहाँ पे डी एक्स लिखा जाएगा, ये पहली इक्वेशन में यहाँ पे डी एक्स लिखा जाएगा साहब, ठीक है। सो फुल रीजन को, फुल रीजन एक्स है, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल रीजन्स, डी एक्स वो उनमें से एक रीजन है। तो किसी भी छोटे से छोटे रीजन में भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसको लोकलाइज किया है आपने, तो लोकलाइज करके आप उसकी प्रोबेबिलिटी गैस कर सकते हैं कि यहाँ फलां जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। सो पी एफ एक्स आपके पास बन जाएगा, इंटीग्रेट करें इसको दोनों साइड पे, सो ये आपके पास बन जाएगा 2 ओवर ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर ए, राइट। सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया। देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो हमें किस तरह का बिहेवियर देता है। सो पी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, चूंकि साइन फंक्शन है वो भी, जब एन पाई एक्स ओवर ए, ये उसका एंगल था साइन का, इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये आपका जो एंगल है, जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा, अदरवाइज साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल है एन पाई एक्स ओवर ए, और ये ऑड मल्टीपल बनाया आपने 2n माइनस 2। जब किसी नंबर से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, और किसी भी इवन नंबर में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो वो ऑड बन जाएगा, ठीक है। सो ये 2n माइनस 1 इज मेकिंग श्योर दैट कि ये जो नंबर यहाँ से आपको मिलेगा ये ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2, राइट। सो यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। जैसे ये पहली अगर आप पहला केस लेते हैं 2 माइनस 1 1, ये पहला पाई बाई 2 हो जाएगा। दूसरे केस में ये 2 बाई 2 4, माइनस 1 3, 3 बाई 2 पाई, और n इज इक्वल टू 3 ले लें तो वो बन जाएगा 5 पाई बाई 2। अब इन तीनों वैल्यूज के अगेंस्ट, जो एक है आपके पास n इज इक्वल टू 1 के लिए, दूसरी n इज इक्वल टू 2 के लिए, और तीसरी n इज इक्वल टू 3 के लिए है। अगर इसको पोजीशन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 1 और 1 जो है वो इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, पहले सिर्फ इन दो को, फिर इसको दूसरी के साथ, फिर इसको तीसरी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो आपके पास ये x की वैल्यूज आ जाएंगी। ये x जो मौजूद है आपके पास, x इज इक्वल टू फर्स्ट केस में देखें तो a ओवर 2n, सेकंड केस में देखें तो 3a ओवर 2n, और इसके साथ अगर कंपेयर करें लेफ्ट साइड को तो ये हो जाएगा 5a ओवर 2n। तो x की डिफरेंट वैल्यूज जहाँ पे आप जो है वो मैक्सिमम पीक्स आपको जो है वो नजर आएंगी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए। पहला आपका जो केस है a ओवर 2n, ये आपका जो है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए है, सेकंड n इज इक्वल टू 2 के लिए है x की वैल्यू, और थर्ड n इज इक्वल टू 3 के लिए है। ये प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ये जो आपकी y एक्सिस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने ड्रा की है पी ऑफ एक्स, और x एक्सिस पे आपके पास ये पोजीशन है, ये वही पोटेंशियल वेल ड्रा किया है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 था तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो a ओवर 2 आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें आप तो a ओवर 2 बन जाएगा। सो मिड में जो है वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है फॉर n इज इक्वल टू 1, उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेंटर में मैक्सिमम है, बाउंड्रीज पे पाए जाने का चांस कोई नहीं है उसका, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी की जो वेरिएशंस हैं ये आपको शो कर रही है कि एंड्स पे प्रोबेबिलिटी कम से कम है और सेंटर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास दो केस बनेंगे, a/4 और 3a/4। ये वो पोजीशंस हैं जिन पे आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। ये आपका बन जाएगा a/4 वाला पॉइंट, और ये बन जाएगा 3a/4 वाला पॉइंट।
जहाँ पे जाके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। प्रोबेबिलिटी चूंकि साई स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और इसी तरह n इज इक्वल टू 3 के लिए आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगे a/6 और 3a/6, ठीक है, या a/2 और 5a/6। तो ये 3 वैल्यूज बनती हैं फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए। दिस इज n इज इक्वल टू 3, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज n इज इक्वल टू 3। सो ये प्रोबेबिलिटी की वेरिएशंस आपको नजर आई इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए। अब एटम पे अगर आते हैं, रियलिस्टिक सिस्टम पर अगर हम आते हैं, तो रियलिस्टिक सिस्टम यानी कि एटम, उसकी जो पोटेंशियल वेल है वो इनफाइनाइट नहीं होता, वी नॉट इन्फिनिटी नहीं होता, ठीक है। सो जब वी नॉट इन्फिनिटी नहीं होता या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बैरियर की हाइट के साथ कंपेरेबल होती है, तो कुछ ना कुछ बैरियर टनलिंग भी होती है, ठीक है। यानी कि वेव फंक्शन जिसको हमने बाउंड्री पे 0 कंसीडर कर लिया था, अब उसकी वैल्यू बाउंड्री पे 0 नहीं होगी, वेव फंक्शन का कुछ पार्ट आपको आउटसाइड द बाउंड्री भी नजर आएगा ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो एटम के अंदर बैरियर टनलिंग या क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग हो सकती है, इसका ताल्लुक बैरियर की हाइट पर है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टनल करने का चांस ज्यादा है, क्योंकि उनकी एनर्जी बैरियर की हाइट से कंपेरेबल होती है। और जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए बैरियर की हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो उनके टनल करने का चांस नेग्लिजिबल होता है। जैसे जैसे बैरियर की हाइट बढ़ाते हैं, जैसे आप इन्फिनिटी को जैसे हमने कहा अप्रोच करते हैं, तो बाउंड्रीज पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और वेव फंक्शन नॉन जीरो होने से यहाँ क्या मुराद है कि प्रोबेबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की आउटसाइड द वेल, ठीक है। तो अगर आउटसाइड द वेल प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चांस होगा इलेक्ट्रॉन का वेल से बाहर मौजूद होने का, ठीक है। ऑल दो के वो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि बहुत माइनर पार्ट जो है वेव फंक्शन का, बहुत थोड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है आउटसाइड द वेल, बट इट कैन हैपन्स क्वांटम मैकेनिकली। हाँ, तो ये हमारी डिस्कशन थी इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए इनसाइड द पोटेंशियल वेल और इनसाइड द क्रिस्टल। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।